नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या कोई नया ट्रेड करना चाहते हैं तो फोन उठाइए और पूछिए अपना सवाल और नंबर नोट कीजिए 02223001634 आपकी स्क्रीन पर भी है और 02223001635 ये हैं दो नंबर जिन पर आप कॉल करके हमें पूछ सकते हैं अपने सवाल। आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील साहब और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, भाविक जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं मॉनसून से। अगस्त में बारिश की भारी कमी के बाद सितंबर में आखिरकार मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी। कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों में अच्छी बारिश हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरे सीजन का डेफिसिट अब सिर्फ 7% ही रह गया है। सितंबर की शुरुआत में यह डेफिसिट 11% का था। सीजन के 10 दिन ही रह गए हैं और इन दिनों मॉनसून की चाल कैसी रहेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे तीसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी, शुरुआत आप ही से कर रहे हैं। सितंबर में मॉनसून ने किन राज्यों में दोबारा रफ्तार पकड़ी है और ये जो डेफिसिट कम हो रहा है, क्या उम्मीद करें आगे से? देखिए अजय जी, अभी तो आपने देखा कि ये जो रफ्तार पकड़ी है वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना, जो अगस्त में एक भी नहीं बना था वेलमार्क। हालांकि लो प्रेशर एरिया बने थे लेकिन मध्य प्रदेश तक आते आते वो रिकर्व कर गए थे उत्तर प्रदेश की तरफ। तो इसमें उत्तर प्रदेश में और जो पूर्वी भारत है, केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ करके लगभग पूरे भारत में अच्छी बारिश हुई है। और अब जो लो प्रेशर एरिया एक और बन गया है, ये फिर से अगले 24 घंटों के दौरान तो ये बिहार और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश देगा। उसके बाद ये थोड़ा सा दक्षिण दिशा में आगे चलते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उसके बाद फिर से महाराष्ट्र और जो साउथ और साउथ ईस्ट ये राजस्थान है और साउथ ईस्ट गुजरात है, इन इलाकों में फिर से बारिश देगा। इस बार जो बारिश है वो राजस्थान के केवल पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में रहेगी, पश्चिमी जिलों में बारिश की संभावना नहीं है। सौराष्ट्र कच्छ में भी ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये 26-27 के आसपास सौराष्ट्र कच्छ में भी हल्की बारिश हो सकती है। यानी कि अब मानसून जो 10 दिन जो बचे हैं उसमें ठीक ठाक बारिश कई इलाकों में दे सकता है। जी, ये जो 10 दिन बचे हुए हैं ये एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। कम से कम अगर प्रोजेक्शंस को अगर हम मॉनसून में देखें तो क्या इसे विड्रॉल अभी कह दें सर, या विड्रॉल बाद में होगा? देखिए, विड्रॉल में अभी थोड़ी सी देरी है, क्योंकि जैसे वैसे तो नॉर्मल डेट 17 सितंबर होती है, लेकिन इस बार क्योंकि सितंबर में जाकर के मानसून थोड़ा एक्टिव हुआ है, आईओडी थोड़ा पॉजिटिव है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन भी लो एम्पलीट्यूड से निकल रहा है हिंद महासागर से, जिससे इसने मानसून की बारिश को बढ़ा दिया है अल नीनो के बावजूद। तो अब हम कह सकते हैं कि 27-28 तारीख से हो सकता है कि एंटी साइक्लोन राजस्थान और सेंट्रल पाकिस्तान पर बन जाए, पश्चिमी हवा चलने लग जाए, तो वहां से मानसून की विदाई कम से कम आप कह सकते हैं कि 17 की जगह 27 से अगर होती है तो 10 दिन की देरी से मानसून विदा लेगा और उसके बाद धीरे धीरे फिर ये बाकी इलाकों से अक्टूबर के पहले हफ्ते में हटना शुरू हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल मेरा मॉनसून से रिलेटेड, इसका इम्पैक्ट आप इकोनॉमी पर कैसे देख रहे हैं? जो ओवरऑल प्रेडिक्शंस थे डेफिसिट के और ये थोड़ा कम हो रहा है अगले 10 दिन से, कुछ अगर और उम्मीद लगाएं तो ओवरऑल ये मॉनसून अब आने वाले कुछ टाइम के लिए किस तरह का इकोनॉमी पे इम्पैक्ट देगा? देखिए, इस बार हमने देखा कि जो अगस्त का महीना आपने पता है आपको कि 122 सालों में सबसे ज्यादा सूखा था, तो अगस्त के महीने ने इकोनॉमी में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, खास करके गुजरात में, मध्य प्रदेश और जो राजस्थान में। और उसके बाद अब जब फसल कटाई की तरफ है तब ये जो बारिश हो रही है, तो ये बारिश वैसे फसलों को तो नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन आगामी फसलों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो सॉइल मॉइस्चर है इंटेक्ट हो जाएगा और जो रिजर्वर है वो फिर से फुल हो जाएंगे। तो आगामी फसल के लिए तो फायदा है, लेकिन खरीफ की फसल को काफी ज्यादा कई राज्यों में इस मानसून ने नुकसान पहुंचाया है। जी, एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमसे बातचीत करने के लिए और मॉनसून के बारे में ये जानकारी देने के लिए। तो कुछ आने वाले 10 दिन में थोड़े जो जहां पर दिक्कतें हो रही थी वहां पर मॉनसून कुछ राहत भरी फुहारें ज़रूर बरसा सकता है, लेकिन जैसा महेश जी बता रहे हैं कि जो मौजूदा फसल है उसके लिए थोड़ा नुकसान, लेकिन आने वाली फसलों के लिए ये बेहतर संकेत ज़रूर हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सोने और चांदी की भी। आज रात ब्याज दरों पर फेड का फैसला आएगा और उससे पहले
सोने चांदी की कीमतों पर हल्का दबाव बना हुआ है। सोने में 150 रुपए की गिरावट है। भाव 59,100 के आसपास ट्रेड हो रहा है, लेकिन चांदी में अच्छी खासी रिकवरी आई है। फिलहाल चांदी का भाव 72,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दरअसल आज देर रात ब्याज दरों पर फेड का जो फैसला आना है, उससे ब्याज दरों में कोई भी बदलाव की संभावना नहीं बताई जा रही है। उससे पहले सोने चांदी में क्या करना चाहिए, भाविक जी के पास चलते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। भाविक जी, सोने चांदी में क्या करना चाहिए? नमस्कार दीपक जी। देखिए, सोने और चांदी दोनों में आज अगर देखें तो एक बहुत सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आज रात को फेड की बैठक है और जैसे आपने बताया कि इंटरेस्ट रेट हाइक के तो चांसेस ज़रा भी नहीं है। आई थिंक 99% प्रोबेबिलिटी है कि रेट जो है वो पॉज ही रखेंगे। बट मेन जो आई थिंक लोगों का देखना है कि फेड का जो डॉट प्लान है वो क्या है, कि जो 18 वोटिंग मेंबर्स है वो क्या उनको दिमाग में है कि आगे जाके वो एक रेट हाइक करेंगे नहीं कि नहीं। ऑल्दो नवंबर में भी अभी रेट की पॉज की ही प्रोबेबिलिटी है 64%। तो मुझे लग रहा है कि आज शायद तो थोड़ा नॉन इवेंट भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट दोनों सोने और चांदी की बात करें तो दोनों में आज एटलीस्ट पॉजिटिविटी देखिए, जहाँ पे सोना 1950 के करीब चल रहा है और चांदी देखिए तो $32 के ऊपर चल रही है। तो आई थिंक दोनों में आज बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आज के दिन मुझे लग रहा है कि सीमित दायरे में ही रहेगा, बट सोना अगर 59,100 के करीब आता है तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 59,350 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 59,000 का। और चांदी की बात करें तो चांदी में आज भी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव रिएक्शन ही रहेगा। तो चांदी में भी अगर डिप मिलता है अराउंड 72,450 के करीब तो बाय कर सकते हैं 73,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 72,100 का। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है और टारगेट्स तो बताए हैं सर ने, साथ ही साथ में स्टॉप लॉसेस के आपको खास ख्याल रखना है। बीरेन जी, आपसे भी मैं थोड़ा सा नज़रिया चाहूँगा कि सोने और चांदी पर आप क्या सलाह देंगे सर दर्शकों को? जिनका थोड़ा ब्रॉडर व्यू है तो मैं सोने में थोड़ा बाय प्रेफर करूँगा, क्योंकि एक जो 30 सितंबर को अमेरिकी डेट का जो लिमिट है वो अभी हिट हुआ है, तो वो थोड़ी बहस चल रही है वहाँ पे, जिनका शायद डॉलर पे दबाव आ सकता है और गोल्ड में थोड़ा सेफ हेवन प्रीमियम वापस रिबिल्ड हो सकता है। तो 2-3 वीक के हिसाब से 59,000 के आसपास मैं बाइक प्रेफर करूँगा। 59,700-800 का लक्ष्य रहेगा और स्टॉप लॉस 59,480 का रहेगा। 59,480 के स्टॉप लॉस के साथ आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। टारगेट्स बीरेन जी ने दिया। हमारे साथ कुछ खास कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, उनके सवाल भी ले लेते हैं। हमारे साथ अतुल जी जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत। अतुल जी, बीरेन वकील जी और भाविक पटेल साहब हम दोनों हमारे साथ में हैं। किससे सवाल पूछना चाहेंगे और क्या पूछेंगे सर? मेरा गोल्ड पे सवाल है। ओके। तो मैंने 58,400 में सेल की पोजीशन की है, तो अभी एक मान लो 4-5 ट्रेडिंग सेक्शन में 1,000 रुपए की मूवमेंट हुई है, तो क्या है ना करें, निकाले के क्या है, शाम में फेड की बैठक है इसकी वजह से। ऑल राइट सर, ऑल राइट। भाविक जी, अतुल जी को क्या सलाह देंगे? जी, उनकी 58,400 पे शॉर्ट पोजीशन है। 400। जी, देखिए, अगर शॉर्ट पोजीशन है तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक शॉर्ट पोजीशन निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स जिस हिसाब से स्ट्रेंथ हुआ है, यील्ड ट्रेजरी यील्ड 2007 के हाई पे है, बट फिर भी अगर देखें तो गोल्ड में अभी भी बिकवाली नहीं आ रही है, तो काफ़ी रिजिलिएंट है नीचे के प्राइसेस पे। मैं कहूँगा कि एक बार अगर आज के दिन थोड़ा भी करेक्शन आता है अराउंड 59,000 के करीब, तो एक बार शॉर्ट में से निकल जाइए, और बेहतर रहेगा कि अगर वो लॉन्ग साइड ही चले जाए, या तो फिर अगर आज के दिन उनको हेज करनी है पोजीशन तो 59,000 का जो कॉल है वो ले लीजिए। वापस अगर फ्यूचर 59,000 से 58,900 के करीब आते हैं तो शॉर्ट पोजीशन निकाल के कॉल में खड़े रह सकते हैं। ऑलराइट, तो हेज का अगर आप स्ट्रैटेजी अपनाना चाहें तो 5900 पर कॉल की सलाह। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, राजेश जी हिसार से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं गोल्ड बाय किया हुआ है जी। 59
59,125 पे 59,125। ओके, तो इसे टारगेट एसएल के लिए पूछ रहा हूं सर। ठीक है। बीरेन सर क्या सलाह देंगे राजेश जी को? खरीदा सर इनकी 59,125 पे। इसमें फिलहाल मैं शॉर्ट टर्म बुलिश हूँ। अभी मैंने जो स्टॉप लॉस दिया वो गलती से मैं 59,400 बोला था, बट ये इफेक्टिवली 58,600 का है। ये थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हुआ था, तो ये करेक्ट करना चाहूंगा मैं। ठीक है सर, 58,600। अपसाइड की गुंजाइश 59,700 59,800 की रखेंगे। 59,800 के आसपास के आपने टारगेट दिए हैं। स्टॉप लॉस जो आपने करेक्ट किया है वो भी एक बार फिर बता दूं, 58,600 का स्टॉप लॉस था। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और बालकृष्ण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे अगले कॉलर। बालकृष्ण जी बहुत बहुत स्वागत है। कहां से बात कर रहे हैं सर? राजस्थान से कर रहा हूँ जी। राजस्थान से बहुत बहुत स्वागत है बालकृष्ण जी, पूछिए अपना सवाल। ज्वार के ऊपर सही है, 7,000 कब तक हो जाएगा? ज्वार पे? हाँ। ओके, भाविक जी बालकृष्ण जी के क्या जवाब में आपकी सलाह सर? देखिए गुआर सीड में अभी देखें तो एटलीस्ट 1-2 दिन से बारिश हुई है, तो इसीलिए 3-4 दिन हम देख रहे हैं कि गुआर सीड में काफ़ी करेक्शन हुआ है। बट ओवरऑल अगर अभी भी देखें तो आई थिंक एग्रीगेट थोड़ा कम है, और पहले जो अगस्त में बारिश नहीं हुई थी उसकी वजह से भी यील्ड में थोड़ा इफेक्ट आएगा। तो आई थिंक इस बार जो प्रोडक्शन है वो कम ही आएगा। तो मुझे लग रहा है कि 7,000 तो नहीं आएगा, बट एटलीस्ट अगर यहाँ से बारिश नहीं आती या कम आती है तो मुझे लग रहा है कि ऊपर एटलीस्ट 6,500 से 6,700 के करीब आ सकते हैं। 7,000 अभी फिलहाल तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच लग रहा है, और नीचे मुझे लग रहा है कि 5,500 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा 6,500 से 6,600 का टारगेट रख सकते हैं। 500 से 6,600 के टारगेट आप रख सकते हैं ग्वार पे, ये है स्ट्रैटेजी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितेंद्र जी। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। कहां से बोल रहे हैं सर? जितेंद्र जी? जितेंद्र जी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। जितेंद्र जी आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि आपके ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, कोशिश करेंगे उन तक जाने की। फिलहाल अगर हम कच्चे तेल का अगर हम रुख करें, बाकी सवाल हम लेते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन कच्चे तेल पर मैं चाहूँगा बीरेन जी आप क्या स्ट्रैटेजी देंगे? कच्चे तेल में 10 महीने के ऊपरी स्तर पर दबाव है, ग्लोबल मार्केट में कीमतों में 1% की गिरावट भी आई है, ब्रेंट $94 और WTI क्रूड $91 के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो कच्चे तेल की चाल आपकी नज़र में आगे किस तरह की? ओवरऑल बुलिश सेटअप है इसमें। फिलहाल मार्केट में नर्वस 90 के हिसाब से थोड़ा दबाव बना हुआ है। ब्रेंट के हिसाब से 95 97 का रेजिस्टेंस पार होने के बाद शायद ये 102 103 तक जा सकता है, और WTI के हिसाब से ये 94 95 पे थोड़ा रेजिस्टेंस आना चाहिए। इंडियन टर्म्स में अगर बात करें तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 7330 के आसपास बाई किया जा सकता है। 7150 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में 7650 7700 तक का लक्ष्य रख सकते हैं। 4 से 5 दिन का टाइमिंग फ्रेम है ये। और इस वक्त हम रुख करेंगे संसद भवन का, जहां पर राहुल गांधी लोकसभा में अपना बयान दे रहे हैं। We also gave the vote to every single community. And the vote was a mechanism of transfer of power. It was designed to further transfer power to the people of India. And if you look at the journey from independence, it's been that journey. It's been a constant transfer of power, more and more and more power to the people of India, on one side. And on the other side, the counter idea that take away power from the people of India. This is the fight that is going on. And in fact, in many ways, it is the fight that is taking place today. Huge step
forward in the transfer of power to the women of India was Panchayati Raj, where they were given reservation and they were allowed to enter the political system at scale. And this is another step. It's a big step, it is not a small step. And I'm sure everybody in this room, the treasury benches, the opposition, everybody agrees that this is a very important step for the women of our country. They fought for independence. They are as capable as any man, in many ways more capable, and should be given as much space as they possibly can be given. There is one thing, in my view, that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population. तो चलिए हमारे कम्युनिटी लाइव कॉलर शो को बढ़ाते हैं आगे। संसद में फिलहाल आपको जानकारी देते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पर इस वक्त चर्चा हो रही है और उसमें तमाम जो सांसद हैं अलग अलग पार्टियों से वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल वापस रुक करते हैं हमारे कम्युनिटी लाइव कॉलर शो का। ओम जिंदल साहब इस वक्त हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। ओम जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए सर अपना सवाल। हल्दी में ये 17,000 रुपए का भाव एमसीएक्स में कब तक आएगा सर? हल्दी में? जी सर। ओके, भाविक जी। देखिए 17,000 का शायद थोड़ी अभी देर लगेगी, बट आएगा जरूर, क्योंकि तेलंगाना और महाराष्ट्र दो सबसे ज्यादा लेके है और इस बार अभी थोड़े तेलंगाना में बारिश हुई है, इसकी वजह से अगर हम देखें तो प्राइसेस वापस से थोड़ा कम आया है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ेंगे ही आगे जाके। आई थिंक 1 से 2 या 3 महीने का अगर आउटलुक रखे तो मुझे लग रहा है कि 17,000 के ऊपर के भी प्राइसेस आएंगे। तो अगर आपको ट्रेड भी लेना हो तो अराउंड 14,000 के करीब अगर आता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं 13,000 के स्टॉप लॉस से, और 2 महीने का अगर आउटलुक रख सकते हैं तो 17,000 के टारगेट के लिए वेट कीजिए। बीरेन जी, हल्दी पर ही आज हमने देखा, आज कीमतों में काफी तेज गिरावट थी, 4% से ज्यादा की गिरावट एनसीडीएक्स पर थी, 15,000 के नीचे का भाव है। ये गिरावट आगे कितनी लंबी अवधि की रहेगी या एक क्षणिक आपको लग रहा है? इसका जो बिहेवियर है वो आइडेंटिकल जीरा के हिसाब से चल रहा है। जैसे हमने देखा जीरा में जो तेजी स्टार्ट हुई 13,000 से और ऊपर में 65 तक गया, नियरली 5 टाइम नियरली 4.5% टाइम बढ़ी। तो इसी में भी शायद ऐसा लग रहा है कि 7,000 के आसपास इसमें बुलरन आया और अपसाइड में हमने 18,000 देखा। अभी नियरली 12-13 के आसपास बाजार कंसोलिडेटेड होगा और इसकी जो रियल बुलरन है वो प्रोबेबली दीपावली के बाद जब फसल आएगी उसके साथ, जिसको हार्वेस्ट टाइम बुलरन कहते हैं, वो देखेगी। और प्रोबेबली जनवरी फरवरी का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो प्रोबेबली बुल मार्केट की पीक रहेगी शायद। ऑलराइट, ये है हल्दी पर आगे का नजरिया। सूर्यकांत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक और कॉलर। सूर्यकांत जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए सर अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार। सिल्वर पर सवाल है मेरा जी। आज रात फेड का फैसला जब आता है तो आने वाले 2 दिन में सिल्वर में क्या होगा? 2 दिन का नजरिया पूछ रहे हैं आप। भाविक जी। देखिए फेड का अगर एफओएमसी के मीट आना है तो तब हमारा एटलीस्ट मार्केट तो क्लोज ही होगा, बट दूसरे दिन अगर फेड का एक्सपेक्टेशन हॉकिश ही रहेगा तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मे भी चांदी नीचे ओपन हो सकती है अराउंड 72,000। पर जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस बार इनबिल्ड हुई है, तो अनलेस एंड अनटिल शायद कोई रेट हाइक की बात हो तो मुझे लग रहा है कि डॉलर में तेजी होगी, वरना अगर यही का यही एटलीस्ट कमेंट्री लास्ट के टाइम हुई थी वही आएगी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत नॉन इवेंटली होगा। तो अगर करेक्शन भी आता है 72 के अराउंड
मुझे लग रहा है कि बाय करना चाहिए। ऊपर अभी भी मुझे लग रहा है कि 73,500 से 74,000 का टारगेट रह सकता है। और अगर आपकी पोजीशन बाय में है तो मैं बोलूँगा कि इंट्राडे 72,000 का स्टॉप लॉस रख दीजिए, और अगर आपको पोजिशनल रखना है तो 71,300 का लीजिए। 71,300 के नीचे अगर जाता है चांदी तो आप आपकी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कर दीजिए। तो ये है चांदी पर सलाह। उमेश यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे एक और कॉलर यूपी से। उमेश जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए सर अपना सवाल। जी मेरा क्रूड ऑयल पे सवाल था। जी किस पे? क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल पे, ओके पूछिए सर। इंट्राडे में क्या करना है? ओके जी, बीरेन सर क्रूड पे क्या करना है उमेश यादव जी को? आज फेड की मीटिंग चलते हुए मैं एट प्रेजेंट करंट लेवल पे बाई नहीं प्रेफर करूंगा, बट फिर भी अगर 7350 के आसपास मिलता है तो जरूर मैं बाई प्रेफर करूंगा। चलिए, तो ये है सलाह उमेश यादव जी को। थोड़ा सा मैं भाविक जी के पास एक बार फिर से आना चाहूंगा। हमारी बात, अच्छा एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। कुणाल शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं उज्जैन से। कुणाल जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल। सर मैं किसान हूँ, ये जो सोयाबीन के बाजार बहुत ज्यादा नीचे आते जा रहे हैं, क्या सरकार को इम्पोर्टेड तेल पे ड्यूटी नहीं बढ़ानी चाहिए, कुछ सोयाबीन को सपोर्ट मिल जाए प्राइस को? ये तो आपने बड़ा विस्तृत सवाल पूछ लिया, इसका आंसर बड़ा विस्तृत है, पर फिर भी नजरिया जरूर लेना चाहेंगे सोयाबीन पर। आपके सवाल का जवाब मैं चाहूंगा बीरेन सर आप दें सोयाबीन पर। इसमें काफी सप्लाई लट की स्थिति बनी हुई है। आज के हिसाब से मेरे अंदाज के हिसाब से 35-40 लाख टन सोयाबीन होगा, और अगला नया सीजन 1 महीने 1.5 महीने में आ जाएगा। तो इनका जो कंसर्न है वो वाजिब है, बट ये रेगुलेटरी मामला है तो इसमें मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता। बिल्कुल, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि बड़ा बृहद सवाल है, इसमें तमाम तरह की इसमें पॉलिसी नीतिगत सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। जाते जाते भाविक जी, जो शुरुआत हमने जहाँ से की थी, क्योंकि अभी खेती की बात चली आई है, ये जो डेफिसिट कम हो रहा है, इसका इम्पैक्ट आप ओवरऑल किस तरह से देखते हैं? ये भरपाई कर पाएगा उतनी? आपका नज़रिया क्या है? अभी स्काईमेट के हमारे साथ थे, ये कह रहे हैं कि मौजूदा फसल को तो नुकसान होगा थोड़ा, लेकिन आने वाली फसल के लिए कुछ राहत की बौछारें आ सकती हैं अगले 10 दिनों में। जी जरूर सर, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि एटलीस्ट अगस्त का जो सबसे एटलीस्ट 100 साल में सबसे ड्राइस्ट था, तो उसकी वजह से तो एटलीस्ट जो करंट क्रॉप है उसकी तो यील्ड बहुत कम हो चुकी है। बट आगे जाके एटलीस्ट ये जो बारिश है वो एक्सटेंड भी हो सकती है 10 दिन के और सितंबर एंड तक। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आगे की फसल के लिए कम नुकसानी होगी। तो वी होप कि सितंबर 30 तक एटलीस्ट सारे इंडिया में कवर हो जाए बारिश, तो आगे का जो क्रॉप है वो एटलीस्ट पॉजिटिव रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाविक जी, आपका वक्त निकाला आपने हमारे दर्शकों के लिए। बीरेन वकील साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने भी वक्त निकाला। तो इसी के साथ हमारे शो में इतना ही।